चलिए फ्रेंड्स, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया जा रहा है आर्टिकल नंबर 7.8, हेडिंग है एलसी ऑसिलेशंस। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है वी नो दैट द कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो ये लाइन लिख दीजिए, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी in its electrical field. Capacitor stores electrical energy in its electrical field, and an inductor stores magnetic energy in its magnetic field. अब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में क्या हो रहा है अभी लाइन में लिख दीजिए। A capacitor is charged by a battery. And then the battery is removed. And now the capacitor is connected to an inductor. ये हमने कैपेसिटर लिया, इसमें पहले चार्ज दे दिया बैटरी से, बैटरी हटा ली और इसको इंडक्टर से जोड़ दिया। ये सर्किट है। पहले ये नहीं था, पहले खाली कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर एक इंडक्टर से जोड़ दिया। कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर एक इंडक्टर से जोड़ दिया। आगे लिख दीजिए, नाउ इट इज फाउंड दैट the charge on the capacitor and the current in the circuit exhibit electrical oscillations. बस एक कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को हटा लिया और कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ दिया, तो हम देख रहे हैं सर्किट में चार्ज भी और करंट भी दोनों में ऑसिलेशंस हो गए। यहाँ तक मैंने कोई भी बात आपको अंडरलाइन नहीं कराई है, स्टार नहीं दी है। द लेटर कैपेसिटर बी चार्ज्ड to Qm at t is equal to 0 and then connected to an inductor. So the line will is let the initial charge on the capacitor be Qm. And at t is equal to 0, the capacitor is connected to inductor. कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज था Qm और फिर t इज इक्वल टू 0 पे हमने इस कैपेसिटर को इंडक्टर से ज्वाइन कर दिया। Qm यानी Q मैक्स, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है। इसका भी लाइन में लिख दीजिए और इस पे 2 स्टार दे दीजिए, 3 स्टार दे दीजिए। एट t इज इक्वल टू 0 द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। ये काम की लाइन है आपके कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है। उसके बाद तो इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो शायद ये डिस्चार्ज ही होगा। कहता है द मोमेंट द सर्किट इज कंप्लीटेड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग गिविंग राइज टू करंट इन द सर्किट। अब तो इस कैपेसिटर सर्किट पे चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज कम हो गया और कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निकल के चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ बह रहा है। सर्किट में चार्ज बह रहा है मतलब करंट बह रहा है। तो बस ऐसे ही कुछ लिख देते हैं कि as soon as the circuit is completed, charge starts flowing from positive plate of the capacitor to its negative plate. Charge starts flowing from positive plate of the जी वापस बोल दीजिए, आवाज कट गई थी आपकी। लगता है as soon as the circuit is completed, charge starts flowing from positive plate of the capacitor to its negative plate. Charge starts flowing from positive plate of the capacitor to its negative plate.
चार्ज बहना शुरू कर देता है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट तक। चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम इट्स पॉजिटिव प्लेट टू इट्स नेगेटिव प्लेट। फिर अगली लाइन में लिख दीजिए, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट constitutes current. Flow of charge in a circuit constitutes current. बस अब किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू है और यहाँ पे करंट आई है। शुरू में तो इस पे क्यू मैक्स था और सर्किट में करंट जीरो था। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट में चार्ज का बहना शुरू हो गया। तो जरूर इसका जो वोल्टेज है किसी भी इंस्टेंट पे वही इसका भी वोल्टेज है। तो करंट कांस्टेंट तो है नहीं, करंट तो वेरी कर रहा है क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है। जैसे ही कैपेसिटर में से कुछ चार्ज निकलेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज कम बचेगा तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, तो सर्किट में करंट भी कम हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे जब मैं केवीएल लगा रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पे इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर है, तो Q by C minus L divided by dt is equal to 0। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये काम के नहीं, ये वाली बातें इम्पोर्टेंट नहीं है। आई को फिर इसने माइनस डी क्यू बाई डी टी डाला है क्योंकि डी क्यू जो है वो नेगेटिव है, चार्ज कम हो रहा है ना। आई को जो आई है ना, मतलब शायद से टाइम से डिफरेंशिएट कर देगा। आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी डालो क्योंकि डी क्यू नेगेटिव है, डी क्यू नेगेटिव है क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। खैर हम अब इस डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, इन्होंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है, तो ये पूरी बात हम डेफिनेटली छोड़ने वाले हैं। लिख तो मैं देता हूँ और ये काम की नहीं है। कहता है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही है। ये इक्वेशन बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम के लिए आपकी नहीं है, इसे डेफिनेटली छोड़ना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है कि उसके जैसी ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 के जैसी। ये इक्वेशन जो है इससे कंपेयर की जा सकती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये जो ये x में ये x की इक्वेशन है, ये q की इक्वेशन है, तो जरूर ये इससे कंपेयर करें तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी बस। तो ये एक पहली काम की बात है हमारी, इस पर जरूर हम 3 स्टार दे सकते हैं, इसको 3 स्टार दे दीजिए। और डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, सिर्फ आप ये लिख दीजिए चार्ज ऑन द कैपेसिटर and the current in circuit charge on the capacitor and the current in the circuit varies with this natural frequency, varies with the natural frequency। सर्किट में चार्ज वेरी कर रहा है और सर्किट में करंट वेरी कर रहा है, उसके वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी ये है। ये रिजल्ट पे आप कैसे अराइव हुए इसको आप छोड़ दीजिए। हम तो कहेंगे भैया इस चैप्टर में तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता ही है, इस चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता ही है। रेजोनेंस के समय भी तो यही था, रेजोनेंस का फॉर्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, रेजोनेंस के समय भी यही था। बस अब ये अगेन इंपॉर्टेंट बात है, हेडिंग दे दीजिए इक्वेशन ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, equation of charge on capacitor in LC oscillations। Equation of charge on the capacitor in LC oscillations। इसने यहाँ भी थोड़ा बहुत नाटक किया है और फाइनली पहले Q is equal to Qn cos ओमेगा नॉट t plus phi हो रहा है, फिर वो क्या कह रहा है phi 0 है,
आप सीधे इसको ध्यान दो, आप सीधे इसको इस इक्वेशन को ध्यान दो। भाई कैपेसिटर में शुरू में चार्ज मैक्सिमम है, तो शुरू में अगर चार्ज मैक्सिमम है तो फिर तो कॉज वाली इक्वेशन ही आनी चाहिए। T इज इक्वल टू 0 पे तो चार्ज मैक्सिमम तो फाई 0 है। ये इक्वेशन बस हमें डायरेक्टली रखनी है। हमारा कहना है भाई T इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी अगर चार्ज मैक्सिमम है तो कॉज वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा चार्ज की इक्वेशन में कॉज आता है, बस ये ध्यान रखना है। चार्ज की इक्वेशन में कॉज आता है, फिर I को आप लीजिए माइनस d/dt, इसे डिफरेंशिएट करिए और I को लिख लीजिए माइनस d/dt। I हो जाएगा माइनस d/dt, जहाँ पे आप Q को लिखेंगे Q max cos omega t, बस ये आ जाएगा I is equal to माइनस Q max cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin omega t into dt of omega t। इसका जो कोएफिशिएंट ओमेगा उससे एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I हो जाएगा Q max into ओमेगा और फिर ये sin ओमेगा। इस चीज को हम लोग शायद I max कहेंगे, तो I is equal to I max sin ओमेगा t। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये कुछ काम करें। हमें तो कहना है भाई करंट की इक्वेशन तो sin ओमेगा t की तरह वेरी करेगी। आपको सिर्फ करंट की इक्वेशन से मतलब है, अलग से IM का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। IM इज ओमेगा नॉट इनटू Q है। IM इज ओमेगा नॉट इनटू Q है। IM इज इक्वल टू Q नॉट Q मैक्स इनटू ओमेगा नॉट। ये मैं 2 स्टार दे रहा हूँ, इस पे कभी भी कोई मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। ओमेगा CV वहाँ आता भी था कैपेसिटर वाले सर्किट में, और CV को आप Q मैक्स कह ही सकते हैं। अगर मैं प्योर कैपेसिटर की बात करूँ, प्योर कैपेसिटर की बात करूँ तो IM का फॉर्मूला था Vm/XC। तो Vm और XC है 1/ओमेगा C, तो ये ओमेगा C Vm हो गया और C into V हो गया चार्ज, C into V हो गया चार्ज। तो कैपेसिटर वाले सर्किट में प्योर कैपेसिटर में AC देता तो भी I मैक्स का फॉर्मूला वही आता, ओमेगा इंटू सी वी एम। तो यहाँ तक कि केवल आपकी समरी ये है कि भाई कैपेसिटर को हम पहले चार्ज करते हैं और फिर बैटरी से डिस्चार्ज कराते हैं। सॉरी, कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी हटा ली और इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट में जो कैपेसिटर की जो चार्ज बचा है उसकी यही इक्वेशन है, और सर्किट में जो करंट बह रहा है उसकी यही इक्वेशन। बस यही काम किया। आपको अगर IM चाहिए तो मतलब यहाँ ओमेगा नॉट की फॉर्मूला 1/LC ही है, और अगर IM चाहिए तो वही उसी तरह से जैसे आप पहले करते थे। ये आप स्कूल एग्जाम में देख तो नहीं सकते, ये लॉजिक सही तो नहीं है, पर ये मेरे CVM है, इसको मैं QM लिख रहा हूँ। तो मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला Q into ओमेगा नॉट। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो नो सपोर्ट इज नीडेड, नो डेरिवेशन इज नीडेड। अगर फॉर्मूले याद है तो नो सपोर्ट इज नीडेड। यही केवल इसकी समरी है और इसी में से आपसे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। आज तक IM का फॉर्मूला LC ऑसिलेशंस के नाम से आया नहीं है, अगर आएगा तो शायद एकदम रेडीली क्लिक ना करें। बस अब वो इसकी डिटेल में थ्योरी में जा रहा है, जो कि बेकार और भी बेकार। ये मैथमेटिक्स तो फिर भी काम की है, एकदम पके पकाए नंबर दे सकती है, इसकी थ्योरी कचरा है। लेट अस नाउ ट्राई टू विजुअलाइज हाउ दिस ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन द सर्किट। इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं। कहता है फिगर 7.19a shows a capacitor with initial charge Qm connected to the ideal inductor. Electrical energy stored in the charged capacitor is this much. Since there is no current in the circuit, energy in the oscillator is 0. So energy in the inductor is 0. So inductor 0. So thus the total energy of LC circuit is, हाँ ये आप एक क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। There is no resistor in a pure LC circuit.
pure LC oscillator circuit, there is no resistor in pure LC oscillator where the capacitor is initially charged to, capacitor C is initially charged to Qm. कैपेसिटर C is initially charged to Qm. ये जरूर मैं काफी अच्छी बात कर रहा हूँ आपसे, ये भी चार्ज डाल देने लायक है। LC ऑसिलेशन है, कैपेसिटर को इनिशियली Qm तक चार्ज किया, फिर इंडक्टर से जोड़ दिए, तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन द सर्किट? टोटल एनर्जी इन द ऑसिलेटर सर्किट, ये ए पार्ट हो गया। कैपेसिटर में तो पहले कोई एनर्जी है ही नहीं, सॉरी इंडक्टर में तो पहले कोई एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि इंडक्टर में तो एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होती है और इंडक्टर में आई शुरू में 0 है। इंडक्टर में तो एनर्जी है ही नहीं, बस कैपेसिटर में जो एनर्जी है वही सर्किट की टोटल एनर्जी है। ऐसे लिख दीजिए, इनिशियली करंट इन द सर्किट इज 0। सर्किट में इनिशियली करंट 0 है, इनिशियली करंट इन द सर्किट इज 0। So, initial energy in the inductor is 0. इंडक्टर में पहले कोई एनर्जी है ही नहीं, इंडक्टर में पहले कोई एनर्जी है ही नहीं, है ना। बट इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज, कैपेसिटर में जो इनिशियल एनर्जी है वो हाफ Q स्क्वायर बाय C होती है। हम इसे हाफ Qm स्क्वायर बाय C है, m से मतलब Q मैक्स। कैपेसिटर में हमारे पास पहले इतनी एनर्जी, ये कैपेसिटर की एनर्जी है और यही टोटल एनर्जी है। यू टोटल इज इक्वल टू कैपेसिटर प्लस यू इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ Qm स्क्वायर बाय C प्लस E। टोटल एनर्जी है एलसी ऑसिलेटर सर्किट में, जो टोटल एनर्जी है एलसी ऑसिलेटर सर्किट में वो है हाफ Qm स्क्वायर बाय C। इनिशियली जो कैपेसिटर की एनर्जी है वही सर्किट की टोटल एनर्जी है, और तो कहीं पहले से एनर्जी है नहीं। इनिशियली जो कैपेसिटर की एनर्जी है वही सर्किट की टोटल एनर्जी है, और तो एनर्जी है नहीं। तो यहाँ पे अब खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात शुरू तो होती है। इसके सवाल आए तो हैं पास्ट में जो थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के कहलाते हैं। अब आपका ये कहना है कि सर्किट में क्योंकि रेजिस्टर नहीं है इसलिए इस सर्किट में एनर्जी कभी भी डिसिपेट नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इंडक्टर या कैपेसिटर तो अपने अंदर कोई एनर्जी खर्च करते ही नहीं है। तो ऐसा ही लिख दीजिए, फिर से पार्ट बी करके लिख दीजिए, if it is a pure LC circuit, if it is a pure LC circuit, does the total energy remain constant? Does the total oscillating energy remain constant? Does the total oscillating energy remain constant? तो केवल रेजिस्टर ही एनर्जी खाता है। अगर सर्किट में रेजिस्टर है ही नहीं तो हाँ टोटल ऑसिलेटिंग एनर्जी कांस्टेंट है। आपको कहना पड़ेगा यस, बिकॉज ओनली रेजिस्टर डिसिपेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। खाली रेजिस्टर एनर्जी को डिसिपेट करता है हीट के रूप में, कैपेसिटर या इंडक्टर एनर्जी डिसिपेट नहीं करता। तो एलसी ऑसिलेशन में हम तो हमेशा केवल आइडियल केस ही पढ़ेंगे, हम तो कभी भी नॉन आइडियल केस पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा सिर्फ सिंप्लीफाइड केस पढ़ते हैं। तो वो बोले या ना बोले हम तो यही मानेंगे कि R 0 है। अगर सर्किट में R है तो फिर हमसे सवाल सॉल्व होगा नहीं। अगर सवाल आया है और उम्मीद की जाती है कि आप सॉल्व करें, इसका मतलब आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड केस ही अज्यूम करना है जिसमें कि रेजिस्टेंस 0 है बस। तो हाँ, इस सर्किट की ऑसिलेटिंग एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कभी ये सारी एनर्जी कैपेसिटर में होती है और कभी ये सारी एनर्जी इंडक्टर में होती है। चलिए लीजिए, एनर्जी ऑसिलेट्स between capacitor and inductor. This energy oscillates between inductor and capacitor. ये जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट है, क्योंकि सर्किट में कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, and this energy oscillates between inductor and capacitor. This energy oscillates, the total energy of LC circuit यही है हाफ Qm स्क्वायर बाय C। तो इसमें इसको स्प्रिंग से कंपेयर किया। हाफ के ए शुरू में मान लीजिए स्प्रिंग में एम्पलीट्यूड एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्प्रिंग में मान लेते हैं कि
डिस्प्लेसमेंट पहले मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। फिर थोड़ा सा उसने स्प्रिंग को रिलीज किया, एरो देख रहे हैं डायग्राम बी में, स्प्रिंग मीन पोजीशन के थोड़ा करीब आ गई है, तो बस अब तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, नहीं पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। और जब बिल्कुल मीन पोजीशन पे आ गई है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। यही कुछ सिलसिला चल रहा है। ये स्प्रिंग से कंपेयर कर रहा है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा कह रहा है कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है और ये एक मास है। शुरू में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर से होती है, तो हाफ के ए स्क्वायर, और उस समय जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0। अगर इसको कैपेसिटर से कंपेयर करें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कैपेसिटर के अक्रॉस वो तो Q स्क्वायर बाय 2C है। इस समय जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो Q स्क्वायर बाय 2C है, वो मैक्सिमम है। और इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है इंडक्टर के अक्रॉस वो 0 है। कैपेसिटर जब चार्ज है तो ये वही केस है जब स्प्रिंग का ऑसिलेशन भी मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन से बिगिन हो रहा है, जब x ऑलरेडी मैक्सिमम है, t = 0 पे x मैक्सिमम है। इस कंपैरिजन का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है, शायद आप इग्नोर भी करें तो भी चलेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि हम इसको थोड़ा सा रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद ये कह रहा है स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा यहाँ तक आ गया है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा a से कम बचा है, तो एनर्जी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी और थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कैपेसिटर की ऊपर वाले डायग्राम में बात करें तो सर्किट में थोड़ा करंट बह गया है, तो इंडक्टर में थोड़ा करंट जा रहा है इंडक्टर में से, तो थोड़ा हाफ Li स्क्वायर है। और फाइनली हमें इस बात को करना है कि फाइनली ये अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई। स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। हाँ, ये वाला केस अच्छा है। अगर कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है, तो कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में चली गई, तब कैपेसिटर की एनर्जी 0 है और इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम है। ये मैं आपको अभी से थोड़ी देर में लिखवा दूंगा। इसके बाद जरा इंटरेस्टिंग बात होता है कि अगर ये केस हो जाए तो इसके बाद ये थोड़ा और कंप्रेस होगा, नेचुरल लेंथ यहाँ से छोड़ा था तो मीन पोजीशन पे आएगा और थोड़ा और अंदर जाएगा, और फाइनली ये मैक्सिमम कंप्रेशन का केस यहाँ सारी की सारी एनर्जी, देखो यहाँ सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, काइनेटिक 0 थी। ये जब नेचुरल लेंथ में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में आ गया, मैक्सिमम कंप्रेशन का केस हो गया, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और यहाँ वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ एनर्जी स्प्रिंग मास सिस्टम में एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में ऑसिलेट होती रहती है। यहाँ पूरी पोटेंशियल है, काइनेटिक 0 है, यहाँ दोनों ही नॉन 0 है। ये मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और अदर एक्सट्रीम पे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, यहाँ फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो एनर्जी यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में ऑसिलेट कर रही है। स्प्रिंग में एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में ऑसिलेट करती है। ऐसे ही एलसी ऑसिलेशंस में एनर्जी इंडक्टर में और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट करती है। या तो वो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी या कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करती है। तो ये डायग्राम में कुछ हमने समझ में तो आ रहा है। ये देखिए, पहले इसने क्या दिखाया है, पहले इसने ये दिखाया है कि कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है और ये इंडक्टर है, ऐसा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा आएगा, डायग्राम सी में उसने दिखाया होगा, ये पूरा ही इसमें कुछ क्यू जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है, तो यहाँ पर है इसको इनिशियली यहाँ एक्शन हो, थोड़ी देर बाद ये पूरा ही डिस्चार्ज हो गया। अगर ये पूरा डिस्चार्ज हो गया ना, उस समय कैपेसिटर में एनर्जी 0 हो जाएगी, तो सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी। फिर क्या करेगा इंडक्टर, तो इनर्शिया है, अब ये करंट यहाँ भेजता ही जाएगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, पहले फील्ड
पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसी थी, तो बाद में इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसी है। इसेंशियली मोटे तौर पे ऐसा कुछ हो रहा है। हम जो काम की बातें थे वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो काम की बातें थी यानी कि वो मैथमेटिक्स थी, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। पर डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है तो देखना आपको थोड़ा सा लगेगा कि देख ही लें, कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है जो पैराग्राफ में उसने बेटर समझाई है। कहता है t is equal to 0 the switch is closed and the capacitor starts to discharge। ये कैपेसिटर पे चार्ज था और अब उसकी वजह से करंट बह रहा है सर्किट में, और करंट बह रहा है तो कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। फिर कहता है जब सर्किट में करंट इंक्रीज होता है तो इट सेट्स अप मैग्नेटिक फील्ड। शुरू में तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। बाद में यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो गई है, पर यहाँ आसपास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दिखा रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होती है ना ये, और बाद में एक बार फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 दिखाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम दिखाएंगे। एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रही है। पहले सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड में है और जब कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है तो सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रही है। मेरे हिसाब से फिगर 7.19 जो है ये पूरी तरह इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना पढ़ने से आपको डायग्राम अब दिखने लगेगा कि हाँ यार एक बार एनर्जी पहले पूरी कैपेसिटर में एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बस। तो इंडक्टर कैपेसिटर शुरू में डिस्चार्ज होता है तो इट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर एंड देयर by some energy gets stored in the inductor in the form of magnetic energy half Li square as the current reaches its maximum value। जब current maximum value पे हो जाता है all the energy is stored in the magnetic field। You can easily check that the maximum electrical energy equals the maximum magnetic energy। ये लाइन बस आप एक लिख दीजिए। क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं, उसमें बात कवर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं थियरी में बताऊंगा तो मैं बोलूँगा कि कैपेसिटर को हमने पहले चार्ज किया, फिर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज किया। चलो पहले यही थोड़ा सा समरी लिख दें थियरी की, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ये थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिए। कैपेसिटर, अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, नहीं, अ चार्ज कैपेसिटर इज मेड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। अ चार्ज कैपेसिटर इज मेड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। सर्किट कंप्लीट हुआ तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया बस। At one point of time, एक समय capacitor gets completely discharged। Capacitor gets completely discharged। This corresponds to the time when energy in the inductor is maximum। Energy in the inductor is maximum, so half Li square is maximum। कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में आ चुकी है, हाफ Li स्क्वायर इज मैक्सिमम, सो करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। इट करस्पॉन्ड्स टू द केस वेयर जब सर्किट में करंट मैक्सिमम है बस। अब अगली लाइन में लिखिए। अब इसके बाद तो क्या, इंडक्टर जो है वो इनर्शिया है, इसके बाद इंडक्टर तो इनर्शिया है, ऐसा लिख दीजिए। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द इंडक्टर, current will tend to continue to flow in the same direction। Due to inertia of the inductor, current will tend to continue to flow in the same direction through the inductor। इंडक्टर में से करंट जहां भी जा रहा था, it will tend to continue to flow in the same direction। And now the capacitor will get charged in opposite polarity। अगर ये करंट बहता ही रह गया, ये पॉजिटिव था पहले, ये नेगेटिव था, यहाँ करंट बह रहा है और इंडक्टर के कारण अगर ये करंट बहता ही रह गया तो थोड़ी देर बाद इसको पॉजिटिव होना है और इसको नेगेटिव होना है। इनर्शिया के कारण कैपेसिटर गेट्स चार्ज इन ऑपोजिट पोलैरिटी बस, एंड देन द प्रोसेस रिवर्सेस। अब जब ये पूरी तरह इसका करंट खत्म हो गया है, जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हो गई है, तब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ जाएगा ना। साइकिल नाउ विल रिपीट इन ऑपोजिट सेंस। पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो करंट यूं गया। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट यूं गया। इसीलिए तो ऐसे ऑसिलेशंस होते रहेंगे। ये करंट के ऑसिलेशंस हैं और ये चार्ज के ऑसिलेशंस। ये सर्किट में चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज के ये ग्राफ बनेगा और सर्किट में करंट का ये ग्राफ बनेगा।
क्योंकि चार्ज की इक्वेशन में cos ओमेगा टी आता है और क्योंकि करंट की इक्वेशन में sin ओमेगा टी आता है। चार्ज का ग्राफ cos वाला होगा और सर्किट में करंट t = 0 पे 0 था, तो सर्किट में जो करंट का वेरिएशन है वो साइन ग्राफ के जैसा होगा। ऐसा ही कुछ बहुत रफ ओवरव्यू आपको आइडिया रखना है इस थियोरी। ये थियोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। एलसी ऑसिलेशंस में क्या करते हैं, पहले एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर उसे इंडक्टर से डिस्चार्ज कराते हैं, और ये इंडक्टर है, इनर्शिया के कारण अब कैपेसिटर उल्टी डायरेक्शन में चार्ज हो जाता है, और फिर तो जब उल्टी डायरेक्शन में चार्ज हो गया तो अब ये डिस्चार्ज अगेन रिवर्स डायरेक्शन में मारता है। इस तरह से सर्किट में ऑसिलेशंस पैदा होते हैं। सर्किट में करंट और चार्ज दोनों में वेरिएशन साइनसॉइडल कहा जा सकता है। कॉस ग्राफ को या साइन ग्राफ को, दोनों को साइनसॉइडल कहा जा सकता है। तो लिख दीजिए इन एलसी ऑसिलेशन ऑफ कोर्स हम हमेशा आर को 0 बोलेंगे या हमेशा मानेंगे आर 0 है। The charge and current oscillate sinusoidally. Charge and the current oscillates sinusoidally. तो अब जरूर मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि कैलकुलेट द मैक्सिमम, क्वेश्चन लिख दीजिए। A capacitor C charged to Qm, a capacitor C charged to Qm is discharged through an inductor. Calculate the maximum current in the circuit. Calculate the maximum current in the circuit. तो आप जानते हैं सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है वो तब आएगा, सर्किट में मैक्सिमम करंट तब आएगा जब कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो चुकी होगी। लिख दीजिए करंट बिकम्स मैक्सिमम when entire initial energy stored in the capacitor. Current becomes maximum when entire initial energy stored in the inductor. Entire initial energy stored in the inductor gets stored. Entire initial energy stored in the capacitor. Sorry, पहले सारी एनर्जी कैपेसिटर में थी। Entire initial energy stored in the capacitor gets stored in inductor. कैपेसिटर की सारी एनर्जी निकल के इंडक्टर में चली जाए, उस समय चार्ज करंट मैक्सिमम। कैपेसिटर की एनर्जी हाफ Q_C है, वो हाफ CV² भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के सवाल में आपको कैपेसिटर का चार्ज या कैपेसिटर का वोल्टेज दिया है, उसको फाइनली आप हाफ Li² से इंटीग्रेट कर दीजिए। ये I मैक्स, ये इससे जो भी आंसर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल 5 स्टार वाला केस है। कहता कैपेसिटर को चार्ज किया, हो सकता है वो उसका वोल्टेज दे दे, और फिर हमने उसे इंडक्टर से डिस्चार्ज किया। सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना है? हमारा कहना है जब सारी की सारी कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में जा चुकी है, उस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम है। इस फॉर्मूले से आप सर्किट के मैक्सिमम करंट को डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस कहता यू कैन इजीली चेक द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स द मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी। वो हम नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स है ही, जब एनर्जी कंजर्व्ड है और कहीं जा ही नहीं रही है, ये लाइन भी डैश करके लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1 स्टार लगा के कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, maximum electrical energy stored inside a capacitor, maximum electrical energy stored inside a capacitor is equal to, is same as the maximum energy stored in the magnetic field around the inductor, maximum magnetic energy stored around the inductor. जब सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में आ गई है ना, तब कैपेसिटर में ना कोई चार्ज है, ना कोई वोल्टेज है, ना कोई एनर्जी है। कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में आ चुकी है। फिर अगली लाइन में इसने लिखा है थियरी में कि द करंट नाउ स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर एज इन फिगर 7.19d, मतलब उल्टी डायरेक्शन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड एट t=t/2, बट इट इज चार्ज्ड विद द पोलैरिटी ऑपोजिट टू इनिशियल वैल्यू। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ।
The whole process just described now will now repeat itself in the system reverts to its original state. Thus the energy in the system oscillates between the capacitor and inductor. ये लाइन भी हम समझ चुके हैं. यही होता है. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आप एक कैपेसिटर को लाए, आपने उसे बैटरी से कनेक्ट किया, जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया तो आपने बैटरी हटा ली और अब आपने उस कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट किया, तो हम बोलते हैं ना द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर. और बस फिर तो क्या है, कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा और ऑपोजिट पोलैरिटी में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और फिर ऑसिलेशंस फिर चलते ही रहेंगे. पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट ऐसे बहेगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट ऐसे बहेगा. तो सर्किट में करंट पूरा ऐसे बहता ही रहता है. तो यही तो ऑल्टरनेटिंग करंट, यही ऑल्टरनेटिंग करंट. Thus, the whole process just described will now repeat itself till the system reverts to its original state. Thus, the energy in the system oscillates between the capacitor and the inductor. ठीक है, मेरे ख्याल से हमें एक क्वेश्चन ये लिखना चाहिए, क्योंकि टी की बातें इसने की हैं. T/4, अच्छा T/4 लिखा है ना, एज अ करंट यूजेस द मैक्सिमम वैल्यू. तो क्वेश्चन ये लिख दीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि LC circuit is switched on at t is equal to 0. क्वेश्चन लिख दीजिए, LC circuit is switched on at t is equal to 0. If t is the time period of electrical oscillations, if t is the time period of electrical oscillations set up in the circuit, t is the time period of electrical oscillations set up in the circuit, then calculate the minimum time after which current in the circuit becomes maximum. Minimum time after which current in the circuits becomes maximum. और बस यही लिखते हैं, चार्ज वाली और वाली बात अलग से लिखा होगा. तो अगर करंट का ग्राफ बना ले तो मुझे दिख ही रहा है, ये पूरा टाइम t है, तो करंट मैक्सिमम तो ये T/4 की बात हो रहा है ना. ये t है, ये T/2 है और ये T/4 है. तो करंट मैक्सिमम हो रहा है T/4 के बाद. जिस टाइम को आप निकालने की बात कर रहे हैं वो T/4 है. करंट पहले 0 था और टाइम T/4 के बाद करंट मैक्सिमम हो गया. ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाली चीज. जहाँ t को मैं 1/f लिख सकता हूँ, तो और मैं फ्रीक्वेंसी को 1/2π√LC लिख सकता हूँ. तो जो टाइम है वो 2π√LC है और जिस t को आप T/4 कह रहे हैं वो π/2√LC है. ये अच्छा क्वेश्चन तो है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये थोड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि थ्योरी में दे दिया उसने. कितने टाइम बाद सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा T/4 के बाद. बेहतर सॉल्यूशन ये होगी कि करंट की इक्वेशन है Im sin ओमेगा t और I को भी आप Im ही कह रहे हैं, तो I Im sin ओमेगा t. इसका मतलब ओमेगा t = 1, तो t = 1/ओमेगा. I = Im sin ओमेगा t. करंट जब मैक्सिमम हो रहा है, ओमेगा t sin ओमेगा t, मतलब ये 90 डिग्री हो रहा है. ये ओमेगा t = 90 डिग्री, π/2, ये π/2, तो t = π/2 ओमेगा. ये T/4 है, ये T/4 है. बस हो गया. sin 90 sin omega t should be sin 90. Sin omega t should be 1. Sin omega t should be 1 and 1 मतलब sin 90. तो omega t = 90, बट रेडियन में काम करेंगे तो omega t को π/2 लिखेंगे. तो t की वैल्यू आ गई π/2 ओमेगा. और आप इसे अगर t के टर्म्स में चाहते हैं तो ओमेगा को लिख दीजिए 2π/t. तो पाई पे कैंसिल हो गया, जो आंसर आ गया T/4. डायग्राम से बड़ी इजीली दिख रहा है, मैथमेटिकली थोड़ा मुश्किल से दिख रहा है, और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और ये गंदे गंदे जो ऊपर डायग्राम बने थे ऑसिलेशंस के, उनके चक्कर में T/4 वाली चीज़ हमारी मिस हो जाती है. ध्यान दीजिए,
काफी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ क्वेश्चन फिर से, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर व्हिच चार्ज इन द कैपेसिटर बिकम जीरो। शुरू में तो कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम था, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर व्हिच चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम जीरो। तो अगर मैं चार्ज का ग्राफ बनाऊं तो मुझे फिर दिख रहा है ये पूरा टाइम t है, ये टाइम t/2 है, ये टाइम t/4 है। तो मैथमेटिकली करूँ तो q इज इक्वल टू q max cos ओमेगा t इज इक्वल टू 0, cos ओमेगा t इज इक्वल टू 0। और cos का ग्राफ तो जहाँ होता है इज इक्वल टू cos 90, ये कैंसिल हो गया, ओमेगा t इज इक्वल टू 90 गुणे पाई/2, तो t फिर से वही आ गया पाई/2 ओमेगा, और ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई/t, तो फिर आ गया k/4। जहाँ आप रूट एलसी के टर्म्स में भी ओमेगा को रूट एलसी लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ओमेगा का फॉर्मूला आप लिख दीजिए 1/√LC। तो जो डी है जो पाई/2 ओमेगा है, इसमें हम ओमेगा को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर। इतने टाइम बाद सर्किट में चार्ज जीरो हो जाएगा, घटकर मैक्सिमम से जीरो होने में चार्ज को इतना टाइम लगेगा, या करंट को जीरो से बढ़कर मैक्सिमम होने में इतना टाइम लगेगा। इसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है पेपर में पूछे जाने की, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बड़ी छुपी हुई लाइन। यहाँ तक पढ़ने के पहले आप बोर हो चुके होंगे, यहाँ तक पहुँचने के पहले आप हिम्मत हार चुके होंगे, क्योंकि फिगर 7.19 थोड़ा हमें पसंद नहीं आता। जो क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा उसे इग्नोर करो, और कहीं जो भी मैथमेटिकल बातें दिख रही हैं, वो आप उन्हें पकड़ लीजिए। ये t/4 वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब फिर ये वापस थोड़ी कचरा बातें शुरू कर रहा है। कहता है LC oscillation is similar to the mechanical oscillations of block attached to a spring. The lower part of each figure in 7.19 depicts the corresponding stage of mechanical system, that is a block attached to a spring. ये सब हम पढ़ चुके हैं। As noted earlier, block or mass oscillating with the frequency की इक्वेशन ये होती है, ओमेगा √k/m भी होता है। ओमेगा SHM की भाषा में ओमेगा √k/m होता है, k जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। So x corresponds to q in case of mechanical system। और ये सारी बातें इसने की हैं और कंपेयर किया इन सारी इक्वेशंस को, और ये एनालॉजी का चार्ट हम बना सकते हैं। टेबल 7.1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे हेडिंग दे दीजिए और लिख दीजिए एनालॉजीज बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो इसके ऊपर वाला पैराग्राफ है सीधे रिजल्ट ही याद करें, जहाँ डाउट आए वो देखें। एनालॉजीज बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 मास। मैकेनिक्स में जो मास है वो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टेंस। हाँ, मास है वहाँ भी इनर्शिया और इंडक्टेंस है यहाँ भी इनर्शिया। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में कि वहाँ जो मास है वो यहाँ किसके जैसा है, नहीं, यहाँ जो इंडक्टेंस है वो मैकेनिक्स में किसके जैसा है, तो मास, क्योंकि दोनों इनर्शिया है ना। तो इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिसिटी इज एनालॉगस टू मास इन मैकेनिक्स। ऐसे नंबर 2 फोर्स कांस्टेंट। तो अब ये डेरिवेशन से ही सपोर्ट हो जाएगा, रटना पड़ेगा आपको। जो फोर्स कांस्टेंट है वो 1/c, जो मैकेनिक्स में फोर्स कांस्टेंट है वो 1/c। जो डिस्प्लेसमेंट x है वो चार्ज q के जैसा है। दोनों की इक्वेशंस को कंपेयर किया है उसने, एक मैकेनिकल इक्वेशन है, एक इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है। इक्वेशंस के कंपैरिजन छोड़ दीजिए, रटने की कोशिश करिए। फिर वेलोसिटी को dx/dt वहाँ बोलते हैं, तो यहाँ करंट को I को dq/dt बोलेंगे। वहाँ वेलोसिटी इज एनालॉगस टू यहाँ करंट, वहाँ वेलोसिटी बहने की बात है, यहाँ भी करंट बहने की बात है। और फिर ये काफ़ी बढ़िया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहाँ ½ mv² + ½ kx² थी। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्वेश्चन लिख दीजिए। 7.1 आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें मुझे लगता है फोर्स कांस्टेंट शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, खैर लिख दीजिए, क्वेश्चन अच्छा रहेगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन LC ऑसिलेटर सर्किट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन LC ऑसिलेटर सर्किट।
एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर की एनर्जी ये है और उस इंस्टेंट पे इंडक्टर की एनर्जी है। हाँ, मैं कैपेसिटर की एनर्जी को ये भी लिख सकता हूँ और इंडक्टर की एनर्जी को तो मुझे ये लिखना ही है। सर्किट में दो चीज़ हैं, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर। तो कभी एनर्जी कुछ एनर्जी कैपेसिटर के फील्ड में है, कुछ एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल फील्ड में है और कुछ एनर्जी इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में। तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम है। ये किसी जनरल इंस्टेंट पे है। हाँ, यही हाफ, ये टोटल मिला के हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर भी है और ये टोटल मिला के हाफ क्यू मैक्स स्क्वायर बाय सी। एसएचएम करने वाले डिस्कशन में भी पी प्लस के का सम टोटल एनर्जी होता। तो यहाँ जितनी भी इनिशियल एनर्जी है, जितनी भी कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी थी, जितनी भी कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी थी, वही कभी जाके सारी की सारी इंडक्टर की एनर्जी बन जाए और कभी उसमें से थोड़ी कैपेसिटर में होगी और थोड़ी इंडक्टर में होगी। कभी सारी एनर्जी कैपेसिटर में है, कभी सारी एनर्जी इंडक्टर में है और कभी थोड़ी इंडक्टर में है, थोड़ी कैपेसिटर में। इस बात पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बना के क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिख दीजिए कि इनिशियल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज क्यू, कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज क्यू है एंड इट इज मेड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। इट इज मेड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज क्यू है, इट इज मेड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। बोलने की जरूरत नहीं है कि आर सर्किट का जीरो है। कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर इज इक्वल। कैपेसिटर की एनर्जी जब इंडक्टर की एनर्जी के बराबर है, कैपेसिटर की एनर्जी जब इंडक्टर की एनर्जी के बराबर है, तो कैपेसिटर का चार्ज क्या है? तब कैपेसिटर का चार्ज क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटर में हाफ क्यू मैक्स स्क्वायर बाय सी था और ये हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी है प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। और उसने मुझे ये दिया है कि ये जो टोटल एनर्जी है, जो आधी कैपेसिटर में है और आधी इंडक्टर में है, ये दोनों बराबर बराबर है, तो मतलब ये भी हाफ एल आई स्क्वायर को भी मैं हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लिख सकता हूँ। फिलहाल जो कैपेसिटर में एनर्जी है वही इंडक्टर में, तो हाफ क्यू मैक्स का स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू 2 into हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू है ना उस इंस्टेंट का, ये हाफ कैंसिल हो गया और ये सी कैंसिल हो गया और क्यू स्क्वायर हो गया क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 2, यानी क्यू हो गया क्यू मैक्स बाय रूट 2। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, शायद थोड़ा एडवांस की श्रेणी में आएगा, पर हाँ ये प्रीवियस ईयर्स में आया तो हुआ है। जब एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली, जब दोनों में एनर्जी इक्वल है, तो हाफ एल आई स्क्वायर को भी तुम हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लेते हो। अब ये उस इंस्टेंट का कैपेसिटर का चार्ज है और ये इनिशियल कैपेसिटर का चार्ज है। जब एनर्जी कैपेसिटर पे आधी हो गई, क्योंकि बाकी आधी एनर्जी इंडक्टर में चली गई है, जब एनर्जी कैपेसिटर पे आधी हो गई है तो क्यू का स्क्वायर आधा हो गया है, तो क्यू तो 1/√2 टाइम्स हो ही गया। काम तो न्यूमेरिकल ही है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए मैं इस पर शायद ज़्यादा स्टार अब नहीं लगाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है नोट दैट द अबव डिस्कशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस इज नॉट रियलिस्टिक फॉर 2 रीजंस। ये रियलिस्टिक तो नहीं है, क्योंकि कहता है एवरी इंडक्टर है सम रेजिस्टेंस। इंडक्टर तुम किसी तार को मोड़ के बनाओगे ना, तो तार के अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। The effect of this resistance is to introduce a damping effect on the charge and current in the circuit, and the oscillations finally die away. Finally तो oscillations मर जाते हैं। और एक और बात कह रहा है, even if the resistance was zero, the total energy of the system would not remain constant. It is radiated away from the system in the form of electromagnetic waves. ये तो और भी इम्पोर्टेंट बात, गहरी बात हो गई, पर शायद बाद में ही पढ़ेंगे। आप तो खाली ये थियरी की बात लिख दीजिए। एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि व्हाट हैपेंस when there is some resistance in the LC oscillator circuit. What happens when there is some resistance in the LC oscillator circuit? तो LC oscillator circuit में जब कुछ resistance होता है तो बस लिख दीजिए resistance consumes energy. Resistance consumes energy. तो amplitude of oscillation decreases. Amplitude of oscillation decreases and finally becomes zero. ऑसिलेशन ऐसे ये डैम्प्ड हो जाएंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस रहेंगे। एनर्जी डिक्रीजेस
टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो डिक्रीज हो रही है, तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता चला जाएगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसे कि एसएचएम के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वैसा ही पूरा ये केस बन जाएगा। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हुआ, जो कि होता ही है, तो ऑसिलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ऑसिलेशन की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा। फाइनली दोनों मुंह लटका के बैठे होंगे, इंडक्टर के पास कोई एनर्जी होगी, कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी होगी, रेजिस्टेंस सारी एनर्जी सर्किट के बाहर भेज चुका होगा। और ईएम वेव्स के बारे में हम एक बात पढ़ने ही वाले हैं, इसलिए मैं इसे अभी नहीं लिख रहा। कहता है इवन इफ द रेजिस्टेंस वाज जीरो, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये बाहर बह जाएगी। ये ईएम वेव्स के चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं, इसलिए मैं इस बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा। तो ये शायद हम लिख सकते हैं कि डिस्कस द रीजंस, अगर बोर्ड के हिसाब से बात करें, थ्योरी के हिसाब से बात करें, डिस्कस द रीजंस व्हाई एलसी ऑसिलेशंस of constant amplitude cannot be maintained. LC oscillations of constant amplitude cannot be maintained. LC oscillations of constant amplitude cannot be maintained. तो नंबर 1 लिख दीजिए, energy is lost, energy is dissipated across R. Energy is dissipated across R. So energy and amplitude decreases. R पे एनर्जी खर्च हो जाती है। सर्किट में R तो है ही, भले ही आपने लगाया हो या न लगाया हो। जो इंडक्टर है वो जिस वायर से बना है, उस वायर के अंदर थोड़ा बहुत रो तो होगा ही होगा, तो रो L/A होगा ही होगा। आप चाहो या ना चाहो, वायर में रेजिस्टेंस होगा ही होगा। आप प्योर LC सर्किट बना ही नहीं सकते। इंडक्टर के बनाने में भी जिस वायर को आप यूज करोगे उसमें रेजिस्टेंस होगा, और कैपेसिटर को बनाने में भी जो आप प्लेट्स यूज करोगे उनमें भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो आर को तो एलिमिनेट एक्चुअली कभी किया ही नहीं जा सकता, पर खैर हम सिंप्लीफाइड सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। जैसे फ्रिक्शन कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, मैकेनिकल सिचुएशंस में से, ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में से रेजिस्टेंस को कभी एलिमिनेट किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, एनर्जी इज रेडिएटेड from the LC oscillator circuit. जो LC oscillator circuit है, energy is radiated in the form of EM waves. बस अगर ये रेजिस्टेंस वाली बात न भी हो तो भी EM waves के रूप में एनर्जी इसमें से निकल जाएगी, इसलिए ऑसिलेशंस तो एनीवे खत्म होने ही हैं। फिर इसने ये डिफरेंट phenomena, some mathematical treatment, ये इसने फोर्स्ड ऑसिलेशंस और डैम्प्ड LCR सर्किट वगैरह में कंपैरिजन किया, ये पूरी तरह छोड़ दिया जाए। बस हम एक आखिरी क्वेश्चन जरूर ये कर सकते हैं, एग्जांपल 7.11 कहता है शो दैट इन द फ्री ऑसिलेशंस ऑन LC सर्किट द सम ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम। तो इसे हम शो तो कुछ नहीं करेंगे, हमने इसे याद कर लिया है कि हाँ ऐसा होता है। एनर्जी हम तो आइडियल सर्किट मान रहे हैं जहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो एनर्जी इंडक्टर की प्लस कैपेसिटर की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। इंडक्टर की एनर्जी है हाफ Li², उसमें I का फॉर्मूला उसने डाल दिया है, I का जो भी फॉर्मूला आया था वो डाल दिया है, और बस वही प्रूव भी कर दिया है। और सम ऑफ एनर्जी Q²/2C है। इसे हम प्रूव करने के बजाय हम इससे याद करने में इंटरेस्ट रखेंगे कि द सम इज कांस्टेंट इन टाइम एज Q0 and C0 both are time independent. Note that it is equal to initial energy of the capacitor. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चलिए प्रूव भी कर देता हूँ। 7.11 को मैं आपके सामने प्रूव भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंडक्टर की जो एनर्जी है ना वो है हाफ Li²। इंडक्टर की एनर्जी है हाफ Li²। अच्छा, I जो था वो dQ/dt था, अच्छा वो Im sin ω t था, ये रहने देते हैं और Im sin ω t लिख लेते हैं। और Im मुझे याद है ωc Vm था, ωc Vm/xc से याद कर लेता हूँ, Vm/xc sin ω t और हो जाएगा ωc Vm, और c into d को q ले लेंगे तो I हो जाएगा Qm sin ω t।
तो जब एनर्जी है जो हाफ एल आई स्क्वायर है, उसमें ये हो जाएगा क्यू है साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। हमें फिर डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट अच्छे से याद रखते हैं। तो हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इंडक्टर की एनर्जी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये इंडक्टर की एनर्जी हो गई मैग्नेटिक फील्ड वाली, और कैपेसिटर की एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी है, और उसमें भी क्यू एन जो क्यू है ये हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी है, और ये हाफ और क्यू की जगह फिर से मैं लिखूंगा क्यू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि चार्ज की इक्वेशन क्यू एम कॉस ओमेगा टी की होती है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, मैग्नेटिक एनर्जी प्लस कैपेसिटर की एनर्जी, तो हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर बाय 2 से, और फिर ये ब्रैकेट में हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर बाय 2 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप की चीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो दोनों की एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी के बराबर है, इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इसलिए हमें समझ में आ रहा है तो पूरे सर्किट में मतलब ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, ये बराबर है। ठीक है, सम ऑफ एनर्जीज तो कांस्टेंट आएगी, अब बस इतना ही ठीक है। सम ऑफ एनर्जीज कांस्टेंट है, किसी भी स्टेट पे कैपेसिटर की एनर्जी और उस स्टेट पे इंडक्टर की एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। हाँ, ये कंक्लूजन काम का है और इस पर बेस्ड नए न्यूमेरिकल भी बनाए जा सकते हैं। और that is the end of the story, guys. Thank you so much. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.